हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। सो आज हमारी जो ये वीडियो लेक्चर है, दिस इज़ अबाउट द टॉपिक ऑफ क्वालिटेटिव टूल्स। ये हमारा जो टॉपिक है, ईएसआई स्टैटिक का जो पार्ट है हमारा, ईएसआई सेक्शन, उसके अंदर जो स्टैटिक पार्ट आता है स्पेशली, उसके लिए बहुत रेलिवेंट टॉपिक है ये, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अदर टॉपिक्स आर ऑल्सो कवर्ड बाय विपीडिया। इट्स नॉट लाइक कि आज सिर्फ हम ईएसआई स्टैटिक का लेक्चर, सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है नाबार्ड ग्रेड 2024, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, फिर चाहे वो ईएसआई का करंट पार्ट हो, लाइक एआरडी का स्टैटिक पार्ट हो, एआरडी का जो करंट अफेयर वाला पार्ट हो, जीए हो गई अपनी, और उसके अलावा जो नॉन मेरिट सेक्शन है, फेज़ 1, फेज़ 2, राइट, इनफैक्ट इंटरव्यू तक के लिए भी ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड बाय अभिपीडिया। ऑल वी वांट इन रिटर्न इज जस्ट योर सपोर्ट। यू कीप फॉलो अभिपीडिया। आप अभिपीडिया को फॉलो करते रहिए, आपके सारे के सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिकली कवर होते चले जाएंगे, राइट। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अभिपीडिया एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी भी है ना, आपके एग्जाम के लिए, नाबार्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, विच आई विल बी टेलिंग इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट। एंड बाय द वे दिस वीडियो, ये जो वीडियो है, ये कंटिन्यूएशन में एक लेक्चर सीरीज की जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, जहां पर हम ईएसआई स्टैटिक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको वन बाय वन अच्छे से कवर करते हुए जा रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में कई सारे लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आई सीरियसली एडवाइज यू कि पहले आप वो वाले लेक्चर्स देख के आइए, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। थिंग्स विल मेक मोर सेंस टू यू, राइट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो आज हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स। ओके, सो पहले थोड़ा सा इसको समझने की ट्राई करते हैं कि क्वांटिटेटिव टूल्स है क्या चीज़, राइट। देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी जो है अपनी, मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने अच्छे से बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कौन बनाते हैं, क्या पर्पज़ है। बेसिकली चीज़ों को हमेशा अच्छे से समझना चाहिए। फैक्चुअल नॉलेज आपको आ ही जाएगी, बट अगर आप ऑब्जेक्टिवली समझोगे कि क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम बात करें, तो इफ़ यू नो व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, इंस्टेड ऑफ जस्ट नोइंग कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, हु फॉर्मुलेट्स इट, राइट, कितने मंथ के बाद आती है, एंड ऑल दोस फैक्चुअल नॉलेज। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को आप देखोगे, हॉलिस्टिकली देखोगे, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी और एफिशिएंट मैनर में होगी। बिकॉज होता क्या है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड जिस टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकेंगे, आप सबको टैकल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज पढ़ी है और दो चार चीज़ें पढ़ ली, तो अगर उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वहाँ डेफिनेटली आप कंफ्यूज होने वाले हो। तो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली पढ़ना होता है। और अगर आप वो देखते हैं तो आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं हमारे, राइट, मैंने ही डिलीवर करे हुए लेक्चर्स, आप उनको आराम से ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन टू क्वांटिटेटिव टूल्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई फॉर्मुलेट करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, राइट। ओके, जस्ट अ सेक। ओके, आरबीआई पॉलिसी के अंदर बेसिकली एक टूल है अपने क्वांटिटेटिव टूल्स, और एक है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जिसके अंदर आरबीआई क्या कर रहा है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, उसको कंट्रोल कर रहा है। अब वो करता कैसे है, उसके लिए उसके पास दो तरीके हैं या दो टूल हैं। आप एक है अपना क्या, क्वांटिटेटिव टूल, अदर इज क्वालिटेटिव टूल्स। तो राइट, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, राइट। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्या, दिस वन, क्वांटिटेटिव टूल्स। ये वो वाले टूल हैं जिसके थ्रू आरबीआई मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को घटा या बढ़ा सकता है, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना रहे इकोनॉमी के अंदर। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्वांटिटेटिव टूल्स। As you can see, it contains the word quantity in it. कौन सा वर्ड है इसके अंदर, क्वांटिटी। तो ये वो वाले टूल्स हैं जिसके अंदर
मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू क्वांटिटी ऑफ द मनी कैन बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल करने की ट्राई किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है, राइट। तभी इसका नाम है क्वांटिटेटिव टूल्स, और इसको इसीलिए बोला जाता है क्या, जनरल टूल्स भी बोला जाता है, या फिर इनडायरेक्ट टूल्स भी बोला जाता है इसको। जनरल टूल्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टूल्स आर ऑल्सो सेड टू बी दिस, राइट। अब जनरल टूल्स की हम बात करें, इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी सेक्टर पे हिट नहीं कर रहे होते, इसका एक जनरल आप मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, उसकी वजह से इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है कि उसके बदले में उसकी वजह से ऐसा होएगा, राइट। अभी समझेंगे जब टूल्स को ज़्यादा आपको और क्लैरिटी आएगी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इनडायरेक्ट कैसे है, राइट। वहीं इसके कंपैरिजन में जो क्वालिटेटिव टूल्स थे, राइट, जो अदर अपने टूल्स थे जो हमारे थे क्या, क्वालिटेटिव टूल्स, ये जो क्वालिटेटिव टूल्स थे, यहां पर क्या करा जाता है, इधर क्वालिटी ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहे हैं, क्वालिटी से मतलब क्या, बेसिकली यहां पर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता है, राइट। किसी पर्टिकुलर प्रॉपर किसी सेक्टर को टारगेट किया जाएगा, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एग्रीकल्चर, राइट, आपके बैंकिंग सेक्टर, और मतलब पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस किया जाएगा। लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर ऐसा कि सेक्टर पे टारगेट नहीं किया जाता, वो जनरल पूरी इकोनॉमी के लिए रिलीज किए जाते हैं, उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। दैट इज द रीजन इसको क्वालिटेटिव टूल्स को आपके डायरेक्ट टूल्स भी कहा जाता है, डायरेक्ट या फिर सिलेक्ट टूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए होता है ये, राइट। अब अगर आप कंपेयर करोगे ज़्यादा सेंस बनेगी आपकी, ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स थे वो इनडायरेक्ट प्लस जनरल थे, ये क्या है, डायरेक्ट और सिलेक्ट, राइट। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी इतनी यहाँ तक आपको, ओके। सो अब एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं, जनरल डेफिनेशन क्या कहती है आपकी क्वांटिटेटिव टूल्स के लिए। द क्वांटिटेटिव टूल्स आर ऑल्सो नोन एज द रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया जनरल टूल्स, सी हियर, जनरल टूल्स। These instruments are linked to the quantity and the volume of the money as the name implies, right? These instruments are used to regulate the total amount of money and the volume of bank credit in the economy. I hope अब आपको डेफिनेटली ये सारी की सारी स्टेटमेंट समझ में आ रही होंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, क्लियर है। These are indirect instruments that are used to influence the amount of credit available in the economy, क्लियर है। बाय द वे ये जो स्टैटिक वाला जो अपना पार्ट है, भले ही आज की डेट में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस एज सच उतने नहीं आते, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली आपको फेज 1 नहीं तो फेज 2 में तो बहुत हेल्प करता है, ये आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करता है, चीज़ समझने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी इससे डायरेक्टली आ रखे होते हैं, फ्रेम होते हैं, क्लियर है, ओके। फॉर इंस्टेंस रिड्यूसिंग द SLR बाय द वे इज अ क्वांटिटेटिव टूल, हमने पढ़ना है आगे भी इसी लेक्चर के अंदर ही देखेंगे अगर टाइम अलाउ करेगा तो। विल इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द मार्केट एंड इंक्रीजिंग द SLR विल डिक्रीज द लिक्विडिटी। सी डोंट वरी, हम चीज़ों को बहुत आराम से अच्छे से करेंगे, रश में कोई नहीं करना, आराम से करना, चीज़ों को होलिस्टिकली अच्छे से समझते हुए जाएंगे, भागा दौड़ी नहीं है किसी चीज़ की, टाइम को अच्छे से, चीज़ों को जितना समझ के करेंगे ना भी उतना ही आपको आगे जाके फायदा होगा प्रिपरेशन के अंदर, ओके। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि SLR बेसिकली क्वांटिटेटिव टूल है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि SLR को अगर आप इंक्रीज करोगे, राइट, SLR को अगर आप इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होता है, आपकी लिक्विडिटी जो होती है, मनी सप्लाई कम होने के चांस होते हैं। लिक्विडिटी क्या चीज़ है बेसिकली, देखते हैं अभी आगे उसको भी, अभी के लिए आप सिंपली मनी सप्लाई से लिंक करिए कि SLR को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, देखेंगे इसको, डोंट वरी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है, राइट, ओके। सो नाउ दिस विल लीड टू अस द फर्स्ट क्वांटिटेटिव टूल, पहले क्वांटिटेटिव टूल की तरफ हम शिफ्ट करते हैं अब, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वांटिटेटिव टूल इज बैंक रेट। तो पहली चीज आपको यहीं से यहाँ पे पता लगेगी कि बैंक रेट इज अ क्वांटिटेटिव टूल, क्लियर है। तो बैंक रेट बेसिकली क्या होता है, बैंक रेट वो वाला रेट, इंटरेस्ट रेट है बेसिकली, जिसपे RBI कमर्शियल बैंक्स को, जो बाकी बैंक्स है उनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स देता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देगा, बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा देगा उसके अंदर, राइट, ओके। नॉट इन द शॉर्ट टर्म, बेसिकली लॉन्ग टर्म्स के उसके होता है, क्लियर है, ओके, जस्ट अ सेक, ओके। सो बैंक रेट क्या है बेसिकली, इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI lends मनी टू डोमेस्टिक और कमर्शियल बैंक्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिवली लॉन्ग टर्म लोन्स। लंबे लंबे लोन्स होते हैं बेसिकली, एक बार 30-40 साल तक के लोन्स भी हो जाते हैं, राइट। तो
ये वो वाला लोन है। इनिशियली जो है बैंक रेट एक टाइम पे यूज करता था आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेन टूल की तरह, बट आज की डेट में इसका मेन टूल नहीं है ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टूल अपना आएगा आगे, रेपो रेट है बेसिकली। ये वाला जो टूल है ये आज की डेट में सिर्फ पीनल रेट्स जो होते हैं अपने उसको डिसाइड करने के लिए कहीं ना कहीं यूज करता है आरबीआई, कि जब आरबीआई को कोई पेनल्टी लगानी है कमर्शियल बैंक्स पे, आरबीआई के कोई नॉर्म फॉलो नहीं करे उन्होंने मान लो, तो उस केस में आरबीआई बैंक रेट को एक बेस रेट मान के उसकी हेल्प से कुछ परसेंटेज ऐड करके उस पर उनके पेनल्टी रेट्स पेनल्टी लगा देता है। तो इन दैट सेंस इट इज पीनल रेट्स, राइट। एंड ये लॉन्ग टर्म लोन है तो इसलिए कोई कोलैटरल भी नहीं रखना होता बैंक को, होता है ना कोई चीज गिरवी रख के हमेशा लोन मिलता है, तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स को कुछ भी कोलैटरल में भी नहीं रखना, लॉन्ग टर्म है, इंटरेस्ट देता रहेगा बैंक आरबीआई को, राइट, कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो नो कोलैटरल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक रेट के अंदर, नो कोलैटरल, इसको ध्यान रखेंगे, लॉजिकली समझेंगे तो याद वैसे ही रह जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सो देयर इज नो रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन टू रीपे ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेट भी फिक्स नहीं है कि इस डेट के बाद जाके आपको दोबारा सारी प्रिंसिपल अमाउंट रीपे वगैरह करनी है, नथिंग। लॉन्ग टर्म में चलता रहता है, बस इंटरेस्ट आते रहते हैं, ब्याज आती रहती है, दैट्स इट, राइट। ये आपका आरबीआई एक्ट के अंदर लिखा हुआ है बाय द वे, बैंक रेट आपका किसमें है? आरबीआई एक्ट में। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं कि बैंक रेट कहाँ है, क्योंकि दो ही एक्ट है जो कंफ्यूज करती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट। बैंक रेट कहाँ पर है आपका? आरबीआई एक्ट के अंदर। क्लियर है? सो दिस रेट इज लिंक्ड टू द एमएसएफ रेट, देयरफॉर एडजस्ट ऑटोमेटिकली व्हेन एमएसएफ रेट चेंजेस एज वेल एज व्हेन द पॉलिसी रेपो रेट चेंजेस। अभी देखते हैं आगे, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि बैंक रेट क्या चीज़ है, राइट। आई होप जरूर समझ में आया होगा कि व्हाट इज बैंक रेट। क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वांटिटेटिव टूल। सेकंड वन इज एसएलआर, बट एसएलआर से पहले सीआरआर देखते हैं। व्हाट इज सीआरआर, राइट। फुल फॉर्म पहली बात तो सीआरआर की क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके बैंक के अंदर, राइट, बैंक के अंदर एक बंदा गया, अभी बैंक के पास कोई पैसा नहीं है, वो बैंक के पास गया, उसके पास बंदे के पास 1 लाख रुपए थे, उसने बैंक में जाके क्या कर दिए? डिपॉजिट कर दिए अपने 1 लाख रुपए। ठीक है। अब बैंक जो है, बैंक का मेन प्रॉफिट कैसे होता है, वो अर्निंग कहाँ से होती है, उनका मेन काम क्या होता है कि जो डिपॉजिट में जो उनके पैसे होते हैं उसी को वो फर्दर लोन में घुमाते हैं आगे, राइट। उससे जो प्रॉफिट मार्जिन उनका होता है, जो मार्जिन होता है, दैट इज देयर मेन अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग। तो लेट्स से कि बैंक ने क्या करा है, जो 1 लाख रुपया डिपॉजिट में आए थे, इसको सारे के सारे को लोन में घुमा दिया। ठीक है, 1 लाख रुपए को बैंक ने लोन में घुमा दिया। एंड ऑन अ पर्टिकुलर डे ये जो लोन आया बैंक ने घुमाया, वो लोन वो रिकवर नहीं कर पाई, वो डूब गए, मतलब एनपीए बन गया उनका, कि भाई जो बंदे जिसने लोन लिया था वो रीपे नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या बन गए? एनपीए बन गए। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको, और भी डिफरेंट केसेस होते हैं। और उसकी सेकेंड डे, उसी सेम डे पे ये जो बंदा जिसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे थे, ये चला जाता है बैंक के पास और अपने क्या मांगता है? पैसे मांगता है वापस। बैंक डिपॉजिट वापस निकालने की ट्राई करता है, वहाँ पे जाके कि भाई मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, ठीक है, मेरे को विड्रॉ करने हैं बेसिकली, लेकिन बैंक के पास तो पैसे ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोला जाता है बेसिकली? ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, कि ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए डेवलप किया गए थे टूल, क्या? सीआरआर। ये एक आरबीआई एक्ट के अंदर लिखी हुई थी स्पेशल चीज, उसके अंदर नेट की थी ये चीज कि फ्रैक्शनल रिजर्व्स ऑफ मनी हैज टू बी केप्ट बाय ईच एंड एवरी कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर एज वेल एज, बाद में एसएलआर भी उसी फॉर्म में आया, बट अभी सीआरआर समझो कि ईच एंड एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ फ्रैक्शनल रिजर्व असाइड, राइट, टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ अर्जेंट सिचुएशंस। इसको बोला जाता है कि फ्रैक्शनल रिजर्व्स। और कैश रिजर्व रेशियो का यही है कि इसी एग्जांपल में अगर देखूं कि जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट में आए हैं, तो आरबीआई ने कुछ परसेंटेज फिक्स कर रखा हो, लेट्स से कि 10%, अभी इससे ऑल्दो इससे कम होती है। ठीक है, तो पहला काम आरबीआई को, इस बैंक को क्या करना होगा? 1 लाख रुपए उनके पास आया, उसमें 10% मतलब 10,000 रुपीज दे हैव टू कीप असाइड। उसको वो लोन में नहीं घुमा सकते, बाकी जो 90,000 है उसको वो लोन में घुमाएंगे। 10,000 रुपये उनको साइड में रखने होंगे, इन केस कि ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उनके पास कुछ ना कुछ पैसा जरूर पड़ा हो। आ ये बात समझ में? ये एक हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल था, ठीक है, बट रियल लाइफ सिनारियो में ना ये 10% होगा और ना ही ऐसा होता है कि 1 लाख रुपए बंदा कोई अपने सारे से पैसे विड्रॉ कर, नॉर्मली नहीं होता, बट
आई होप यू आर गेटिंग द थिंग कि क्या पर्पज है, क्यों इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है? नॉर्मली ये 4% के अराउंड चलता है CRR। ठीक है, ओके। So now let's see, cash reserve ratio CRR is the minimum percentage of total deposits, that is NDTL, net demand time liability। NDTL क्या है, ये वाली टर्म्स क्या है, इतना डीप में भी ऐसा कभी जाने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना समझ लीजिए कि आफ्टर एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन के बाद या फिर वीकली भी चलता है, कि बैंक जो है अपने जो डिपॉजिट्स का एक नेट निकालता है, इतना टोटल हमारे पास डिपॉजिट है, उसका एक नेट वैल्यू निकालेगा, उसी का कुछ परसेंटेज उनको फ्रैक्शनल रिजर्व के अंदर रखना होता है। जस्ट अ सेक, ओके। सो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि कैश की फॉर्म में ही रिजर्व रखने साइड पे, राइट, कि एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, एनडीटीएल जो है बेसिकली नेट डिमांड जो है, डिपॉजिट जो उसका नेट निकाला, उस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो है दे हैव टू कीप असाइड एज फ्रैक्शनल रिजर्व। क्लियर है? इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, दिस इज इंपॉर्टेंट। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व जो है वो कैश की फॉर्म में रखना है, उसको कीप असाइड रखना है हमेशा कैश की फॉर्म में। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। व्हेन अ सेंट्रल बैंक रेजेस द CRR, द अमाउंट ऑफ मनी एक्सेसिबल टू बैंक्स रिड्यूसेस और फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ये चीज एक बार समझ लेते हैं, आगे लेक्चर में दोबारा भी आएगा ये, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। अब जैसे इसके अंदर मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको मान लो CRR को अगर इंक्रीज, मान लो मार्केट में क्या है, मनी सप्लाई ज्यादा है, इफ मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, एक पॉइंट के बाद मनी सप्लाई ज्यादा है, वॉलिटिलिटी ज्यादा है, तो RBI का टारगेट क्या होगा कि इस मनी सप्लाई को डिक्रीज करना, कि लोगों के हाथ में पैसा कम रहे। क्लियर है? तो उसमें क्या होगा कि RBI का टारगेट रहेगा कि बैंक जो है वो जो लोन में पैसा घुमा रहे हैं वो कम लोन में दे पाए, या फिर उनके जो लोन है वो महंगे हो जाए, मतलब वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करें, तभी लोग कम लोन लेंगे, लोग कम लोन लेंगे तो उनके हाथ में कम पैसा होगा। आपको एक ही ट्रैक पकड़ना है चीज़ों को समझने के लिए, हमेशा इसी ट्रैक को पकड़े रखिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मार्केट में मनी सप्लाई है ज़्यादा, ठीक है, हमें मार्केट मनी सप्लाई करना है कम, डिक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या है कि मनी सप्लाई डिक्रीज कैसे होगा, कि जो लोन में पैसा घुमा रहा है बैंक जो लोन में पैसा दे रहा है वो कम लोन में कम दे, या फिर लोग कम लोन ले। वो कब होगा? जब लोगों को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ रहा होगा बैंक को, तो वो अवॉइड करेंगे लोन लेना। और वो कैसे हो पाएगा कि अगर बैंक के पास पैसे ही कम है लोन में घुमाने के लिए, राइट, आ रही बात समझ में। अगर मान लो CRR बढ़ा दिया RBI ने कि भाई पहले 1 लाख था, 1 लाख में से वो 90,000 लोन में घुमा पा रहे 10% पे, अगर यही CRR 20% कर दिया जाए तो अब बैंक के पास कितने पैसे बचेंगे? सिर्फ 80,000 रुपये। तो कम पैसे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज करेगा अपने मार्जिन को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो उस वे में क्या होगा, फिर लोन कम लोन लेंगे और मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज होएगा। ये एक इनडायरेक्ट टूल है। डायरेक्ट RBI ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे ऐसे एक्शन से बैंक ये एक्शन लेगा, कोई फॉर नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए कि वो ऐसा करे ही करे, बट जनरली वो करेंगे ऐसा, क्योंकि उनको पीछे से महंगे मिल रहे हैं RBI की तरफ से, राइट। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो डोंट वरी अबाउट, आप लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करूंगा एक और अच्छे एग्जाम्पल के साथ, ठीक। बट आई होप आपको ये चीज़ समझ में जरूर आ गई होगी कहीं ना कहीं, राइट। इट हैज़ टू बी प्लेस्ड इन अ वॉल्ट इन अ बैंक और प्लेस्ड विद द RBI। ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व रखे हुए हैं ये RBI के पास मेंटेन करके रखना होता है कमर्शियल बैंक को। क्लियर है? सो दिस वाज CRR। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही था, बट एज आई प्रॉमिस्ड मेरे पास एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने के लिए कि कैसे अपनी प्रेशन को बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, राइट। जस्ट वेट, ओके। सो बिफोर दैट जस्ट लुक एट दिस फ्रेम। ये कौन है? हु ऑल आर दे? These are the proud toppers, अभिपीडिया के proud toppers हैं of this year NABARD grade A exam. We were able to secure more than 51 selections, right? And मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि डेफिनेटली मेरे को पूरी श्योरिटी थी अपने फैकल्टी के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, कि इस बार हम रिजल्ट लेके आएंगे और नेक्स्ट ईयर जो अपना 2024 का जो एग्जाम है उसके अंदर भी आई कैन अश्योर यू कि ये फ्रेम डेफिनेटली बनने वाला है, बिकॉज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द कंटेंट, द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड माई फैकल्टी। सो अगर आप भी चाहते हैं कि इस फ्रेम का पार्ट बने, आप भी चाहते हैं कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बहुत एफिशिएंट मैनर में, जो आप इतना टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिले आपको, आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा निकले, राइट। तो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विच इज दिस, द NABARD ग्रेड A कोर्स 2024 कंप्लीट कोर्स अभी पीडिया ने लॉन्च कर रखा है, फेज 1 प्लस फेज 2, राइट। इनफैक्ट इंटरव्यू भी इसमें इंक्लूडेड है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। सब कुछ अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी NABARD प्रिपरेशन का। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है।
इस कोर्स के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, इनफैक्ट स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, मॉक टेस्ट से लेके आपके डेली टेस्ट से लेके सब कुछ. I am telling you, you don't need to go anywhere, you don't need to look anywhere as far as the NABARD grade A exam is concerned. The registration link for this course is available in the description box. You can click on that link to subscribe to this course. I have also provided a support number ही provided है, उस पर कॉल करके कोई भी क्वेरी आप उसकी अपने एग्जाम रिलेवेंट आप पूछ सकते हैं, राइट. So with this, I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.